वो नदी जिसने कई सभ्यताओं को बनते और मिटते देखा। मैं बात कर रहा हूँ सतलज नदी की। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये सतलज नदी है। ये आप देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। ये आप देखेंगे हमारा पड़ोसी चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। सतलज का उद्गम कैलाश मानसरोवर सरोवर के निकट फैले ऊंचे शुष्क और लगभग अलौकिक भू क्षेत्र में होता है। तिब्बत में उसे लांगचैन जांगपो कहा जाता है। वह पश्चिम की ओर बढ़ती है और सिपकी ला के निकट भारत में प्रवेश करके किन्नौर की गहरी घाटियों में उतरती है। वहां नदी किसी मैदान की परिचित जलधारा नहीं दिखाई देती। वह मानो पत्थर के भीतर चलती हुई कोई प्राचीन शक्ति हो। भूविज्ञानिक सतलुज को हिमालय की उन पूर्ववर्ती नदियों में रखते हैं जिनकी जल व्यवस्था का निर्माण वर्तमान पर्वतीय भूगोल के पूर्ण रूप लेने से पहले शुष्क हो चुका था। इसलिए यह भी दावा किया जाता है कि सतलुज और हिमालय एक दूसरे को बनाते हुए विकसित हुए हैं। कह सकते हैं कि जैसे जैसे धरती की पपड़ी उठी, नदी पीछे नहीं हटी। उसने उभरती हुई पर्वत श्रेणियों को काटते हुए अपने लिए गहरी घाटियां बनाई। कुछ स्थानों पर वह पर्वत के सबसे ऊंचे और कठोर हिस्सों को लगभग अनुपयुक्त कोण पर चीरती हुई निकलती है। मानो पानी ने पत्थर से कहा हो कि तुम्हारी ऊंचाई मेरी दिशा नहीं बदल सकती है। पश्चिमी हिमालय की प्राचीन नदी व्यवस्था और सतलुज के सिंधु तंत्र से जुड़ने की प्रक्रिया पर सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन पीटर डोमिनिक क्लिफ्ट और जर्जी एस विलुस्टाइन का शोध पत्र रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रिवर सिस्टम आफ्टर 5 मिलियन ईयर्स अगो है, जो 2005 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। अरब सागर से प्राप्त तलछट और आइसोटोप आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन बताता है कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले पश्चिमी हिमालय की नदियों का व्यापक पुनर्गठन हुआ और आदिम सतलुज पश्चिम की ओर मुड़कर सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बनी। लीला मारिया बेस्पोली द कार्वुल्ड ए चार्ल्स जोन्स की द मानसून्स एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेशंस एंड मॉडलिंग और पीटर डोमिनिक क्लिफ्ट तथा तारा एन जोनेल के भूगर्भीय अनुसंधान बताते हैं कि आज हम जिस सतलुज को जानते हैं वह केवल बहता हुआ पानी नहीं है, वह लाखों वर्ष पहले हुए एक भूगर्भीय रिवर कैप्चर की जीवित परिणति है। सभ्यताओं का भूगोल बदलने वाली नदी, और यही उसकी कहानी और भी विस्मयकारी हो जाती है, क्योंकि सतलुज ने केवल पर्वत नहीं काटे, उसने अपना रास्ता बदलकर सभ्यताओं का भूगोल भी बदला है। उसका एक बड़ा प्रभाव वर्तमान मार्ग से बहुत दूर दक्षिण पूर्व की ओर जाता हुआ घग्गर हाकड़ा प्रणाली में प्रवेश करता था। अर्थात आज पंजाब और पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदी ने किसी समय हरियाणा, राजस्थान और चौलिस्तान की दिशा में अपना विशाल जल बहाया था। बाद में वह पुराने नदी पाट को छोड़कर पश्चिम की ओर मुड़ गई। इसके समानांतर भारतीय साहित्य ने नदी की बेचैनी को अपने ढंग से याद रखा। वैदिक साहित्य में उसका नाम सतुदी के रूप में मिलता है। महाभारत की सतदु है, जो 100 धाराओं वाली नदी। इससे पहले कथा है कि ऋषि वशिष्ठ अपने दुख में नदी में कूद पड़े, लेकिन नदी उन्हें अग्नि के समान प्रचंड समझकर 100 धाराओं में विभक्त हो गई, उन्हें मरने नहीं दिया। कह सकते हैं कि सतलुज इस प्रकार एक साथ 2 भाषाओं में लिखी हुई नदी है। चट्टानों की भाषा में वह प्रवाह परिवर्तन और अवसाद की कथा है। महाकाव्य की भाषा में वह 100 भुजाओं फैलाकर एक दुखी मनुष्य को बचाने वाली नदी। कैलाश के पश्चिम में ऊपरी सतलुज घाटी प्राचीन झांगझुंग सभ्यता से जुड़ी रही है। तिब्बती बौन परंपरा में झांगझुंग एक शक्तिशाली सांस्कृतिक संसार था, जिसकी स्मृतियां पश्चिमी तिब्बत, लद्दाख और हिमालयी दर्रों तक फैली हुई हैं। सतलुज के निकट कियोंग लौंग को गरुड़ का रजत महल कहा जाता है और उसके खंडहर इसी रहस्यमय सभ्यता से जोड़े जाते हैं। भारत में प्रवेश के बाद भी नदी ने सीमा की तरह नहीं, भीड़ों में रास्तों की तरह काम किया और सिपकीला के कठिन मार्गों से सदियों तक व्यापारी, चरवाहे, यात्री आते जाते रहे। तिब्बत से ऊन, नमक उतरता था। भारतीय क्षेत्र से अनाज, गुड़ और दूसरी आवश्यक वस्तुएं ऊपर जाती थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन इन्हीं रास्तों से हजारों तिब्बती बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियों को खच्चरों पर लादकर बिहार लेकर आए थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन पारंपरिक मार्गों पर कठोर सीमा उतर आई।
वह रास्ता जिस पर कभी बसुओं की घंटियों और कारवा की आवाज सुनाई देती थी, सैनिक चौकियों और अनुमति पत्रों के भूगोल में बदल गया। 1990 के दशक में सीमित व्यापार फिर आरंभ हुआ, लेकिन पुरानी दुनिया लौट नहीं सकी। या आप देखिए, सतलुज यहां भी इतिहास का वही नियम दिखाती है। मनुष्य जिस जगह सीमा बनाता है, नदी वहां संबंध का पुराना प्रमाण छोड़ जाती है। पहाड़ों से मैदान में उतरते ही सतलुज का चरित्र बदलता है। सतलुज का बदलता चरित्र। सतलुज केवल जीवनदायी धारा नहीं रही, कई बार उसने तय किया कि साम्राज्य कहां समाप्त होगा, दूसरा प्रभुत्व कहां से शुरू होगा। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई अमृतसर की संधि ने सतलुज को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सीमा बना दिया। 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स टी मैटकॉप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर में संधि के दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं। जोसेफ डीवी कनिंघम की हिस्ट्री ऑफ सिक्स और सिख के इतिहास के जानकार पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरलोचन सिंह का तो यह भी तर्क है कि किस तरह एक सिख शासक के अधीन बहुसंख्यक इस्लामिक प्रजा अमन चैन और प्रसन्नता से रह रही थी, क्योंकि इंसानियत ही सतलुज के पानी की तासीर है। नदी के पश्चिम में रणजीत सिंह की शक्तिमान हुई, जबकि पूर्व के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण बढ़ा। यह एक असाधारण क्षण था। करोड़ों वर्ष की भूगर्भीय यात्रा से बनी जलधारा को कुछ अनुच्छेदों की संधि ने साम्राज्य की रेखा में बदल दिया, लेकिन नदी से बना यह अंतराल स्थायी नहीं था। दिसंबर 1845 में खालसा सेना ने सतलुज पार की। ब्रिटिश सत्ता ने इस पार गमन को युद्ध की घोषणा की तरह पड़ा और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध की निर्णायक लड़ाई फरवरी 1846 में सोबराओं के निकट सतलुज के किनारे लड़ी गई और सिख सेना ने सतलुज के पास मजबूत मोर्चा बनाया था। पीछे जाने के लिए नौकाओं पर आधारित एक अस्थायी पुल था। कई जगहों पर इसका जिक्र है कि सतलुज लगातार वर्षा से उफन रही थी। युद्ध के दौरान पुल टूट गया, पीछे हटते अनेक सैनिक नदी और शत्रु के बीच फंस गए। पानी जो कुछ समय पहले रक्षा रेखा था, अचानक मृत्यु की दीवार बन गई। सोबराओं में पराजय ने लाहौर दरबार की शक्ति तोड़ दी और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के अंत का मार्ग बनाया। इस लड़ाई की ब्रिटिश चित्रकला में सतलुज पृष्ठभूमि दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक इतिहास में नदी पृष्ठभूमि नहीं थी। वह युद्ध की एक सक्रिय शक्ति थी, सीमा, खाई, वापसी का मार्ग और अंततः जल। ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के बाद सतलुज को केवल नदी नहीं समझा, उन्होंने उसे नापी जा सकने वाली आय, नियंत्रित श्रम और नए कृषि भूगोल में बदलने की संभावना के रूप में देखा। नदी को नहरों, हेडवर्क्स और राजस्व अभिलेखों में अनुदित किया गया। बेहतर पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत तक नहरों के जाल बिछा दिए गए और 20वीं सदी के आरंभ में सतलुज वैली प्रोजेक्ट औपनिवेशिक भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं में शामिल हुआ। यह ब्रिटिश पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर से जुड़ी एक विशाल परियोजना थी। 4 प्रमुख हेडवर्क्स और 11 नहरों की योजना के माध्यम से लाखों एकड़ शुष्क भूमि तक पानी पहुंचाने की कल्पना की गई। यह परियोजना केवल सिंचाई नहीं थी, यह समाज निर्माण का औपनिवेशिक प्रयोग थी। नहर के साथ नई बस्तियां आईं, खेतों की नई सीमाएं बनी, भूमि का मूल बदला, प्रवास हुआ, राजस्व की नई प्रणालियां खड़ी हुई। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के लिए सतलुज का पानी अकाल से त्रस्त राज्य को बचाने का माध्यम था। बहावलपुर के लिए वह रेगिस्तानी भूमि को कृषि क्षेत्र में बदलने वाली शक्ति थी। और आप देखिए, ब्रिटिश शासन के लिए वह राजस्व, कपास, गेहूं और राजनीतिक नियंत्रण का स्रोत था। एक ही पानी 3 अलग अलग कल्पनाओं में बह रहा था: जीवन रक्षा, राज्य निर्माण और साम्राज्यिक लाभ। नहरों ने समृद्धि पैदा की, लेकिन साथ ही एक नया सामाजिक अनुशासन भी बनाया। पानी किसे मिलेगा, किसे कितनी देर मिलेगा, कौन सी भूमि कमांड एरिया में आएगी, कौन सी बाहर रह जाएगी, इन निर्णयों ने किसानों, जमींदारों, राज्य के बीच नई शक्ति संबंध रचे। 1947 में पंजाब को विभाजित करते समय मनुष्यों, जमीनों और नहरों के साथ साथ जल व्यवस्था भी काटी गई, लेकिन नहरों का भूगोल धार्मिक जनसंख्या के नक्शे के अनुसार नहीं बना और किसी नहर का हेडवर्क भारत में रह गया, जबकि उससे सिंचित खेत पाकिस्तान में चले गए। सीमा से नियंत्रण को एक देश और निर्भरता से दूसरे देश में रख दिया। फिरोजपुर के हेडवर्क्स इसका सबसे नाटकीय उदाहरण बने। क्या है सिंधु जल संधि, देख लीजिए आप लोग, इसकी खूब चर्चाएं होती रहती है। अप्रैल 1948 में एक अंतरिम व्यवस्था समाप्त होने के बाद पूर्वी पंजाब ने दीपालपुर नहर और ऊपरी बारी दोआब प्रणाली की कुछ पाकिस्तानी शाखाओं की जलपूर्ति रोक दी। विभाजन की हिंसा के केवल 8 महीने बाद नदी ने दोनों देशों को बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता जल निर्भरता को समाप्त नहीं करती है।
1960 की सिंधु जल संधि ने एक असाधारण लेकिन कठोर समाधान प्रस्तुत किया। रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों का मुख्य उपयोग भारत को मिला और सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी पश्चिमी नदियों मुख्यतः पाकिस्तान के हिस्से में आई। स्वतंत्र भारत ने सतलुज में साम्राज्य की आय से भिन्न सपना देखा। भाखड़ा नागल परियोजना में नदी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, बिजली, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा की शक्ति बनी। हिमालयी दर्रे में खड़ी विशाल कंक्रीट की दीवार उस युग के विश्वास का स्मारक थी और जिसमें लगता था कि वैज्ञानिक योजना भारत को भूख, अकाल और पिछड़ेपन से मुक्त कर सकती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा को पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर कहा। यह वाक्य केवल बांध की प्रशंसा नहीं थी, यह आधुनिकता की नई धार्मिक भाषा थी। अब चमत्कार देवता नहीं, अभियंता करेंगे। अब पवित्रता प्राचीन अवशेषों में नहीं, बिजली घर और सिंचाई नहर में होगी। भाखड़ा ने वास्तव में उत्तर भारत को बदला। बिजली पैदा हुई, नहरों का विस्तार हुआ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों को पानी मिला। बाद में हरित क्रांति को उच्च उपज वाली खेती को जिस नियंत्रित सिंचाई की आवश्यकता थी, उसमें सतलुज का निर्णायक योगदान था। भारत की खाद्य असुरक्षा कम हुई और पंजाब राष्ट्रीय अन्न भंडार बन गया। लेकिन सतलुज जैसी नदियों को मंदिर बनाने की भी एक मानवीय कीमत थी। याद है, जलाशय के नीचे पुराना बिलासपुर नगर, गांव, रास्ते, खेत और स्मृतियां चली गई। विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय विकास किसी बांध की ऊंचाई नहीं था, वह पानी के नीचे छूट गया घर था। आधुनिक भारत में सतलुज से अन्न, बिजली ली और लेकिन बदले में उसे अपनी ऋतुओं का स्वाधीन क्रम छोड़ना पड़ा। बांध के नीचे नदी अब बर्फ वर्षा मौसम के अनुसार नहीं, टरबाइन, जलाशय, सिंचाई आदेश के अनुसार बहने लगी। या आप देखिए, यही सतलुज के इतिहास की सबसे गहरी विडंबना है। जिस नदी ने पर्वतों को काटकर अपना मार्ग बनाया था, आधुनिक मनुष्य ने उसके सामने कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी। और आज सतलुज के ऊपरी प्रभाव पर जल विद्युत परियोजनाओं, सुरंगों और आप देखते हैं कि सड़कों की श्रृंखला, मैदानों में उसके पानी को नहरें दूर दूर तक ले जाती हैं। औद्योगिक नहरों के निकट प्रदूषित धाराएं उसमें मिलती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन सतलुज नदी घाटी को ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां जलवायु, अपरदन और सक्रिय भूगर्भ एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। और अभी आपने देखा कि विचित्र ऐतिहासिक प्रतिध्वनि, यही कारण है कि सतलुज नाम की फिल्म भी अभी आप देखते हैं आई हुई थी। फिल्म का गायब होना एक विचित्र ऐतिहासिक प्रतिध्वनि पैदा करता है। सतलुज के पूरे जीवन में मनुष्य ने बार बार उसे नाम देने, बांटने और नियंत्रित करने की कोशिश भी की, लेकिन सतलुज ने सभ्यता को बसते देखा, नदी पाट को रेगिस्तान में बदलते देखा। उसने कारवा देखे, साम्राज्य देखे और सैनिकों को अपने पानी में डूबते देखा। उसने विभाजन के शरणार्थी देखे, नहरों के बंद द्वार देखे, बांधों का कंक्रीट देखा, खेतों में उगता वह अनाज देखा जिसने एक भूखे देश का भविष्य बदल दिया। अब उसने अपने नाम की एक फिल्म को आते और फिर स्क्रीन से गायब होते भी देखा। लेकिन किसी फिल्म को हटाने, किसी इतिहास को मिटाने के बीच वही अंतर है जो नदी पर बने बांध और नदी की संपूर्ण यात्रा के बीच होता है। बांध कुछ समय तक पानी रोक सकता है, वह नदी के उद्गम, पुराने मार्गों, छोड़े हुए अवसादों और समुद्र तक पहुंचने की उसकी स्मृति को समाप्त नहीं कर सकता है। तो ये कहानी है किसकी? सतलुज नदी की।